नमस्कार साथियों। बीए सेकंड ईयर लॉजिक की क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं कालूराम जानी, सहायक आचार्य, आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम पढ़ रहे थे कि कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्या होता है। उसको मैं रिवाइज कर देता हूं कि कैटेगोरिकल सिलोजिज्म और कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन अलग अलग चीज़ें हैं। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन कहते हैं निरपेक्ष तर्क वाक्य को या निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति को, जिसमें केवल दो ही पद होते हैं, दो ही टर्म होती हैं, उद्देश्य पद और विधेय पद। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, जिसको हम हिंदी में निरपेक्ष न्याय वाक्य कहते हैं, उसमें तीन पद होते हैं, उद्देश्य पद, विधेय पद और मध्यम पद। इसमें तीन ही तर्क वाक्य होते हैं, जिसमें से दो तर्क वाक्य आधार वाक्य के रूप में आते हैं और एक तर्क वाक्य जो है वो निष्कर्ष वाक्य के रूप में आता है। तीन इसमें पद होते हैं जिनको हम अंग्रेजी में टर्म कहते हैं। ये टर्म है उद्देश्य पद, विधेय पद और वो मध्यम पद। उद्देश्य पद जो है वो दूसरे आधार वाक्य में आता है और विधेय पद है वो प्रथम आधार वाक्य में अवश्य आता है। प्रत्येक पद जो है वो पूरे न्याय वाक्य में दो दो बार आता है। निरपेक्ष न्याय वाक्य की वैधता के नियम या यथार्थता के नियम क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनको देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि दी गई युक्ति जो है वो वैध है या नहीं है, दी गई युक्ति जो है वो नियमों के अनुरूप है या उनमें नियमों का उल्लंघन हुआ है। तो सबसे पहला नियम है कि एक वैध निरपेक्ष न्याय वाक्य में तीन और केवल तीन ही पद होने चाहिए और प्रत्येक पद को उस पूरी युक्ति में समान अर्थ में प्रयुक्त होना चाहिए। यानी कोई भी न्याय वाक्य तभी वैध माना जाएगा जब उसमें केवल तीन और तीन पद होंगे, उद्देश्य पद, विधेय पद और मध्यम पद। ये तीन ही पद होने चाहिए और प्रत्येक पद जो है वो उस पूरी युक्ति में समान अर्थ में प्रयुक्त होना चाहिए। मान लीजिए उसमें पद तीन है लेकिन अश्व आ गया, अश्व का एक जगह कुछ और अर्थ है और दूसरी जगह कोई और अर्थ है। सेंधव जो है, सेंधव का अर्थ कहीं अश्व के रूप में है या सेंधव का अर्थ कहीं नमक के रूप में है, तो फिर वहाँ वो चार पद मान लिए जाएंगे। यानी जो पद जिस रूप में प्रयुक्त होता है, जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है, उसी अर्थ में उसका हमें प्रयोग करना है। यानी पद तीन होंगे और जिस अर्थ में हम उसका प्रयोग करें उसी अर्थ में उसी रूप में उसको हमें दूसरी बार प्रयोग में लाना है। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक पद जो है वो दो बार आएगा और कुल तीन पद होंगे और प्रत्येक पद का अर्थ समान अर्थ में प्रयुक्त होगा। अगर ऐसा होता है तो वो युक्ति वैध मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी, अन्यथा वह युक्ति अवैध हो जाएगी। दूसरा, एक वैध निरपेक्ष न्याय वाक्य में मध्यम पद कम से कम एक आधार वाक्य में अवश्य व्याप्त होना चाहिए। हम ये जानते हैं कि मध्यम पद है वो केवल आधार वाक्यों में आता है, निष्कर्ष में कभी नहीं आता है। लेकिन आधार वाक्य में एक पद में वो अवश्य व्याप्त होना चाहिए। यदि निरपेक्ष न्याय वाक्य में मध्यम पद दोनों ही आधार वाक्यों में अव्याप्त आ जाता है तो न्याय वाक्य अवैध हो जाएगा और उसमें अव्याप्त मध्यम पद दोष आ जाता है। जैसे सभी मनुष्य पशु हैं, सभी हाथी पशु है, इसलिए सभी हाथी मनुष्य है। इसमें मध्यम पद क्या हुआ? मध्यम पद पशु है क्योंकि वो दोनों आधार वाक्यों में समान अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और वो निष्कर्ष में नहीं आया है। तो मध्यम पद या पशु है, लेकिन यह पशु पद दोनों ही आधार वाक्यों में अव्याप्त है। अगर ये न्याय वाक्य वेद कब माना जाएगा? ये न्याय वाक्य तभी वैध माना जाएगा जब मध्यम पद कम से कम एक आधार वाक्य में व्याप्त है। यदि दोनों में व्याप्त है तो भी सही है, लेकिन कम से कम एक में व्याप्त होना चाहिए। लेकिन दिए गए उदाहरण में दोनों ही पदों उदाहरणों में
मध्यम पद है वो अव्याप्त आ रहा है, इसलिए ये न्याय वाक्य या ये युक्ति अवैध मानी जाएगी। तीसरा नियम क्या है? किसी वेद निरपेक्ष न्याय वाक्य में कोई पद जो आधार वाक्यों में अव्याप्त है वो निष्कर्ष में व्याप्त नहीं हो सकता। कोई व्याप्त है वो व्याप्त हो सकता है, कोई व्याप्त है वो अव्याप्त हो सकता है, लेकिन कोई अव्याप्त है वो व्याप्त नहीं हो सकता, नहीं तो न्याय वाक्य अवैध माना जाएगा। चौथा नियम, दो निषेधात्मक आधार वाक्यों से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यदि दोनों आधार वाक्य नेगेटिव हैं तो उनसे कोई निष्कर्ष की प्राप्ति नहीं होगी। किसी वेद निरपेक्ष न्याय वाक्य का यदि एक आधार वाक्य नेगेटिव है, निषेधात्मक है, तो और दूसरा आधार वाक्य जो है उसका पॉजिटिव ही होगा। यानी एक वेद निरपेक्ष न्याय वाक्य में एक आधार वाक्य निषेधात्मक है तो निष्कर्ष अवश्य ही निषेधात्मक ही आएगा। अगर उसके दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक है तो उससे कोई भी निष्कर्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यदि दो आधार वाक्य अंशव्यापी हैं तो उनके आधार पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यदि दो आधार वाक्य अंशव्यापी हैं तो उनके आधार पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यदि दोनों आधार वाक्य स्वीकारात्मक है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो निष्कर्ष भी विधेयात्मक या स्वीकारात्मक ही होगा। दोनों आधार वाक्य यदि स्वीकारात्मक है, सभी हैं या कुछ है, तो उसका निष्कर्ष जो है वो नेगेटिव नहीं आ सकता। उसका निष्कर्ष जो है वो भी विधेयात्मक या पॉजिटिव या स्वीकारात्मक ही होगा। किसी भी वेद निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि निष्कर्ष अंशव्यापी है, किसी भी वेद निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि निष्कर्ष जो है वो विशेष आ रहा है, अंशव्यापी आ रहा है, तो उसके दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई आधार वाक्य ऐसा है जिसके दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी है तो उसका निष्कर्ष जो है वो अंशव्यापी नहीं आ सकता। यानी अगर उसके किसी भी निरपेक्ष न्याय वाक्य में निष्कर्ष हमने अंशव्यापी दिया है तो इसका मतलब है कि उसके दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी नहीं हो सकते। उसका कम से कम एक आधार वाक्य जो है वो अवश्य ही अंशव्यापी आएगा। यानी एक यदि सर्वव्यापी है और एक आधार वाक्य यदि अंशव्यापी है तो आपको आंख बंद करके ये पता चल जाएगा कि एक सर्वव्यापी है और एक अंशव्यापी है, तो निष्कर्ष वाक्य उसका डेफिनेटली अंशव्यापी ही आएगा, सर्वव्यापी नहीं आ सकता। दो आधार वाक्य हैं, दोनों निषेधात्मक है, तो उनसे कोई भी निष्कर्ष की प्राप्ति नहीं होगी। दो आधार वाक्य हैं, यदि उसमें से एक आधार वाक्य नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी फिर नेगेटिव ही आएगा। यदि किसी वेद निरपेक्ष न्याय वाक्य का एक आधार वाक्य निषेधात्मक है तो निष्कर्ष भी निषेधात्मक ही होना चाहिए। और किसी वेद निरपेक्ष न्याय वाक्य में कोई पद जो अव्याप्त है वो निष्कर्ष वाक्य में व्याप्त नहीं हो सकता। ये कुछ नियम हैं जिनको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो दिया गया निरपेक्ष न्याय वाक्य है, जो युक्ति है, वो नियमों के अनुरूप है या नहीं है। यदि वो इन नियमों का पालन करती है तो इसका मतलब है कि वो युक्ति वैध मानी जाएगी। अगर किसी में ये इस नियम का उल्लंघन होता है तो वो युक्ति या वो निरपेक्ष न्याय वाक्य जो है वो अवैध माना जाएगा। तो ये है निरपेक्ष न्याय वाक्य के नियम। बहुत बहुत धन्यवाद।